Hello students, welcome to my YouTube channel Biology Classes by Naveen Singh. Today we will discuss about the plant physiology part. Plant physiology part में हम आज डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, पादप जल संबंध। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी में हम किन किन बातों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच है, वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स की वर्किंग मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें करते हैं। प्लांट्स की वर्किंग मैकेनिज्म, जैसे प्लांट्स अपना फूड किस तरह से बनाते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, प्लांट्स में वेरियस फूड कंटेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वेरियस प्लांट पार्ट्स में। इसी तरह से प्लांट्स में रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, पानी का अवशोषण प्लांट्स कैसे करते हैं, और एब्जॉर्ब वाटर को प्लांट रूट से अपने टॉप एरियल पार्ट, शीर्ष पर उपस्थित वायवीय भागों तक पानी को किस प्रकार ट्रेवल करवाते हैं, पहुंचाते हैं। तो फिजियोलॉजी या कार्य की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्लांट्स में वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? प्लांट फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बॉटनी in which the various biological processes are studied by us. The branch of botany in which the various biological processes are studied by us, हमारे द्वारा पादपों में कंडक्ट होने वाली, प्लांट्स में चलने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट। एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, ब्रांच ऑफ botany which deals with the study of various biological process of plant is known as plant physiology. What is plant physiology? Plant physiology is a branch of botany which deals with the study of various biological process of plant. पादप कार्य की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादपों में चलने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादपों में चलने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करवाने वाली शाखा प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की कहलाती है। Plant physiology, the father of plant physiology is Stephen Hales. स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। स्टीफन हेल्स
पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, फर्स्ट एवर साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स में कंडक्ट होने वाली वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी किया था। इसीलिए स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। इसी क्रम में, इसी सीरीज में फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी is known as J.C. Bose। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो वैश्विक स्तर पर प्लांट फिजियोलॉजी का फादर माना जाता है स्टीफन हेल्स को। इंटरनेशनल लेवल पर फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है स्टीफन हेल्स। इसी तरह से इंडियन लेवल पर, भारतीय स्तर पर इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का फाउंडर या जनक कहलाता है जेसी बोस। जेसी बोस इज द वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु स्टडीड द प्लांट फिजियोलॉजी इन प्लांट्स। पादपों में सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक्स के ऊपर स्टडी स्टार्ट की थी जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। इसीलिए जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस को प्लांट फिजियोलॉजी का, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट्स के वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड वेरियस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इसी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड 12th RBSc में प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं। उनमें से फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, पादपों में जल संबंध। प्लांट्स के लिए वाटर एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है, पादपों के लिए पानी एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। अगर हम प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में वाटर कंटेंट्स की बात करें तो प्लांट्स का द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पार्ट, plant cell consist approx 80 to 90% part of whole साइटोप्लाज्म। अगर हम प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म के कंटेंट में वाटर की रेशियो देखें तो साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म का 80 to 90% पार्ट वाटर से मिलकर बना होता है। प्लांट सेल कंसिस्ट अप्रोक्स 80 to 90% पार्ट ऑफ होल साइटोप्लाज्म which is made up by water। 80 to 90% पार्ट प्लांट्स में सेल साइटोप्लाज्म का 80 से 90% पार्ट पानी का बना होता है। दैट मीन्स प्लांट्स के लिए पानी, वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ वाटर जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, सार्वत्रिक विलायक की तरह कार्य करता है। और यह वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम, एक्ट एज ए मीडियम फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए पानी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक विशेष महत्व है। यह लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए, सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट और मीडियम की तरह वर्क करता है। प्लांट्स अपने लिए रिक्वायर्ड वाटर, प्लांट एब्जॉर्ब water from soil, from roots। प्लांट्स अपने लिए रिक्वायर्ड वाटर
पादप अपने लिए आवश्यक पानी जड़ों की सहायता से भूमि से, सॉइल से ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, क्योंकि प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट शो नहीं करते। दैट मीन्स प्लांट्स में लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं होती है। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं प्लांट में जिनमें प्लांट्स लोकोमोशन शो करते हैं। प्लांट्स में लोकोमोशन जनरली लेस डेवलप्ड या अविकसित प्लांट पादप या निम्नतम प्लांट्स लोअर कैटेगरी के प्लांट्स जैसे एल्गी, कुछ एक एल्गी ऐसी हैं जो लोकोमोशन शो करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, या कुछ एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स, जलीय प्लावी पौधे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। इन सभी प्लांट्स के अलावा बाकी सभी हायर प्लांट्स, वेल डेवलप्ड प्लांट्स, उच्चतम श्रेणी के या उच्च कोटि के प्लांट्स हमेशा रूटेड होते हैं, जड़ीय होते हैं और एक स्थान पर स्टडी स्टेट रहते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। ऐसे नॉन लोकोमोटिव प्लांट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए प्लांट्स में रूट्स का डेवलपमेंट होता है। रूट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वाटर किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, इवन प्लांट्स की सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए पानी का होना अत्यंत आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स वाटर से वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं। इसीलिए प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम प्लांट्स का वाटर के साथ रिलेशन क्या है ये पढ़ना या समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब वाटर को वेरियस प्लांट पार्ट तक किस तरह से पहुंचाते हैं, यही सारी बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम स्टडी कर लेते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट थिंग्स की बात कर लेते हैं, जैसे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। पारगम्यता, परमिएबिलिटी क्या होती है? पारगम्यता या परमिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है वाटर या वेरियस वाटर सॉल्युबल कंटेंट्स का सेल के अंदर आना या सेल से बाहर निकलना। द मूवमेंट ऑफ water and various substance from out to in and into outer part of cell is known as permeability. The movement of substances from cell to outer environment or outer environment to cell is known as permeability. किसी भी पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस का सेल से सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में या सेल के बाहर प्रेजेंट एनवायरनमेंट से सेल में मूव होना, सेल के अंदर आना या सेल के बाहर निकलना परमिएबिलिटी कहलाता है। सपोज दैट दिस इज द प्लांट सेल एंड मान लेते हैं ये एक पादप कोशिका है। इस प्लांट सेल में किसी भी सब्सटेंस का साइटोप्लाज्म के अंदर आना, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। कोशिका के बाहरी वातावरण से किसी पदार्थ का कोशिका के आंतरिक वातावरण में, इंटरनल एनवायरनमेंट में आना, या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम internal environment of cell to outer environment is generally known as permeability. पारगम्यता क्या है? किसी भी पादप कोशिका या किसी भी सेल में
सेल की इनर एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण से पदार्थों का बाहरी वातावरण में जाना या बाहरी वातावरण से पदार्थों का कोशिका के या सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में आने की प्रक्रिया, ये आने जाने की प्रक्रिया, इन एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज परमिएबिलिटी। सेल में परमिएबिलिटी अलग अलग टाइप की होती है। किसी भी सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल, किसी भी सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल्स में परमिएबिलिटी अलग अलग लेवल की होती है। क्योंकि ये टॉपिक हमारा प्लांट से रिलेटेड है, इसलिए हम प्लांट्स में वेरियस टाइप ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे। पादपों में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पारगम्यता प्रदर्शित करने वाली झिल्लियों की हम बात करते हैं। परमिएबिलिटी के बेस पर, पारगम्यता के बेस पर, पारगम्यता मतलब पदार्थों का बाहर आना जाना या अंदर की ओर आना जाना, अंदर या बाहर आने जाने की ये प्रोसेस जिसे हम पारगम्यता कहते हैं। इस परमिएबिलिटी के बेस पर सेल में, प्लांट सेल्स 4 टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ permeability, plant cells consist following types of membranes। अलग अलग टाइप की प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो परमिएबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड की जाती है, जैसे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्लियां। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अपारगम्य झिल्लियां ऐसी झिल्लियां होती है जो ना तो सोल्यूट को और ना ही सॉल्वेंट को सेल के आर पार जाने देती है। द मेम्ब्रेन विच कैन नॉट अलाउ द पासेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अपारगम्य झिल्लियां, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन्स, दोज membranes which cannot allow the passage of substance, which cannot allow the passage of substance is passage of substance, that means solute plus solvent, is known as impermeable membrane। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ना तो सोल्यूट और ना ही सॉल्वेंट यानी विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक, विलय और विलायक दोनों के ही मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने से रोकती है। विलय और विलायक दोनों सब्सटेंसेस को आर पार जाने से रोक देती है। ऐसी मेम्ब्रेन्स को इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से प्लांट्स में अगर हम देखें तो क्यूटिकल, क्यूटिकल यानी उपत्वचा। प्लांट्स में क्यूटिकुलर सेल्स, क्यूटिकुलर सेल्स उपत्वचीय कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये ना तो विलायक यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और ना ही सॉल्यूट यानी विलय के मॉलिक्यूल्स को बाहर या अंदर आने जाने से रोक देती है क्यूटिकल की सेल्स। इसी तरह से प्लांट्स में कॉर्क सेल्स,
कॉर्क सेल्स भी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल है। कॉर्क सेल्स और क्यूटिकुलर सेल्स प्लांट में इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकेंड कैटेगरी है प्लांट्स में परमिएबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन की सेकेंड कैटेगरी है परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी पारगम में झिल्ली। परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम में झिल्लियां ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऐसी झिल्लियां होती है जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक, दोनों मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है फॉर passage. Those membranes which allows the movement of solute and solvent across it is known as permeable membrane. ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्लियां जो विलय तथा विलायक दोनों अणुओं को आर पार जाने के लिए सहायता करती है, आर पार जाने में सहायता करती है, परमिएबल मेम्ब्रेन पारगम में झिल्लियां कहलाती है। पारगम में झिल्लियों का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लांट्स में सेल वॉल। प्लांट सेल में मिलने वाली सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एक परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जो विलय और विलायक दोनों को आर पार जाने के लिए सहायता करती है, अलाउ करती है। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी है डिफरेंशियली या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स यानी अवकलनीय या चयनात्मक पारगम में झिल्ली। अवकलनीय या चयनात्मक पारगम में झिल्ली, नाम से पता चल रहा है चयनात्मक, सेलेक्टिव, दैट मीन्स ये सिलेक्शन करती है। ऐसी मेम्ब्रेन्स जो सोल्यूट, सम सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट और कुछ विशेष विलय यानी सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प करती है, ऐसी मेम्ब्रेन्स को डिफरेंशियली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। द मेम्ब्रेन्स विच allow the passage of some selective solute molecule and all solvent molecules are known as differentially or selectively permeable membranes. अवकलनीय या चयनात्मक पारगम में झिल्लियां ऐसी झिल्लियां होती है जो कुछ विलय अणुओं को और सभी विलायक अणुओं को, कुछ विलय सेलेक्टिव, कुछ विलय अणुओं को और सभी विलायक अणुओं को आर पार जाने में सहायता करती है। अवकलनीय या चयनात्मक पारगम में झिल्ली कहलाती है। अवकलनीय या चयनात्मक पारगम में झिल्ली का एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली और रिक्तिका झिल्ली। प्लांट सेल में मिलने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और रिक्तिका झिल्ली, वैक्यूलर मेम्ब्रेन जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है, ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों अवकलनीय डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। इसी तरह से फोर्थ कैटेगरी है मेम्ब्रेन्स की
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली नाम से पता चल रहा है, अर्ध मतलब हाफ, आधी, पारगम्य मतलब परमिएबल। अर्ध पारगम्य झिल्लियां या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं, ऐसी झिल्लियां हैं जो विलय के अणुओं को रोक लेती है, विलय के अणुओं को रोक लेती है, विलय के अणुओं को आर पार जाने से रोक देती है, पर विलायक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है आर पार जाने के लिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होगी? अर्ध पारगम्य झिल्लियां ऐसी झिल्लियां हैं जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने में सहायता करती है, पर विलय के अणुओं को रोक देती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। द मेम्ब्रेन which allows the movement of solvent molecule but inhibit the movement of solute molecule is known as semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल है कोशिका झिल्ली, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एग मेम्ब्रेन। अंड झिल्ली और कोशिका झिल्ली ये दोनों ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। कोशिका झिल्ली एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल भी होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। ये दोनों कैटेगरी में आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आई थिंक परमिएबिलिटी वाला ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। परमिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ, अणु, आयन या विलयन का झिल्ली द्वारा आर पार जाने की प्रक्रिया, आर पार जाने की प्रक्रिया। द मूवमेंट और पासेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए मेम्ब्रेन इज नोन एज परमिएबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए मेम्ब्रेन इज नोन एज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स दोज मेम्ब्रेन्स व्हिच कैन नॉट अलाउज द पासेज और मूवमेंट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ऐसी झिल्लियां जो विलय तथा विलायक दोनों अणुओं की आवागमन की प्रक्रिया को, आर पार जाने की प्रक्रिया को रोक देती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लांट्स में इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है क्यूटिकल सेल्स और कॉर्क सेल्स। Permeable membranes, those membranes which allows the both molecules of solute and solvent, solute और solvent दोनों के molecules को move करने के लिए allow करती है। Permeable membrane पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। पारगम्य झिल्लियां permeable membrane का एक एग्जाम्पल है सेल वॉल। सेल वॉल सभी तरह के molecules को, solvent हो या solute हो, सभी molecules को आर पार जाने में सहायता करती है। डिफरेंशियली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स यानी अवकलनीय या चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां क्या हैं? दोज मेम्ब्रेन्स विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड also allows the movement of some selective solute molecules is known as differentially और selectively permeable membranes। ऐसी झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने के लिए सहायता करती है, परंतु साथ साथ कुछ चयनित विलयों के, कुछ चयनित विलय अणुओं को भी आर पार जाने में सहायता करती है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और रिक्तिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्लियां ऐसी झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने में सहायता करती है, परंतु विलय के अणुओं को रोक लेती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। द मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, which allows the movement of solvent molecule but inhibits the movement of solute molecule is known as semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक
एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन। अंडाणु झिल्ली और कोशिका झिल्ली ये दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हम लेते हैं डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं डिफ्यूजन। विसरण डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया को हम अपनी डेली लाइफ में रोज नोट करते हैं। हमेशा अपनी डेली लाइफ में हम डिफ्यूजन की प्रोसेस को नोट करते रहते हैं। जैसे यदि किसी बंद कमरे में एक इंसेंट बोतल, एक सुगंध से भरी हुई बोतल जैसे परफ्यूम बोतल को अगर खोला जाए, परफ्यूम से भरी हुई बोतल को बंद कमरे में अगर खोला जाता है, मान लेते हैं ये एक क्लोज्ड चैम्बर है, एक बंद कमरा है, और इस बंद कमरे के किसी एक कोने में परफ्यूम से भरी हुई बोतल को अगर खोला जाता है, परफ्यूम से भरी हुई बोतल को अगर खोल दिया जाए तो बोतल में भरे हुए लिक्विड या परफ्यूम की बोतल में भरी हुई गंध, जैसे ही बोतल को हम खोलते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेंट के मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में धीरे धीरे ये गंध के मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। पूरे कमरे में ये गंध के मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। या इसी तरह से जब हम अगरबत्ती इंसेंट स्टिक जलाते हैं, जब हम घर में पूजा के लिए इंसेंट स्टिक्स को जलाते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं, तो जलाने के बाद अगरबत्ती की गंध, इंसेंट स्टिक की स्मेल पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है। ये प्रक्रियाएं हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इसी तरह से यदि हम एक बंद कमरे में अमोनिया से भरी हुई बोतल को खोल दें तो कुछ ही समय में, एक थोड़े से समय में ये बोतल के खुलने पर अमोनिया की गंध पूरे कमरे में समान रूप से फैल जाती है, इक्वली स्प्रेड हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो 3 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने बताए, परफ्यूम की बोतल को खोलना या अमोनिया की बोतल को एक बंद कमरे में खोलना, या घर में अगरबत्ती जलाने के बाद अगरबत्ती की गंध, अमोनिया की गंध या परफ्यूम की गंध का पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाना, ये प्रोसेस हम अपनी डेली लाइफ में रोज देखते हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है, परफ्यूम की बोतल को खोलने पर परफ्यूम मॉलिक्यूल्स का पूरे कमरे में स्प्रेड होना, या अमोनिया की बोतल को खोलने पर अमोनिया की बोतल का पूरे कमरे में अमोनिया की गंध का फैलना, या इंसेंट स्टिक्स की गंध का पूरे कमरे में फैलना, ये कंप्लीट प्रोसेस विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। विसरण या डिफ्यूजन में आपने एक बात नोट की होगी, जब हम किसी भी गंध से भरी हुई बोतल, परफ्यूम से भरी हुई बोतल को एक कमरे में खोलते हैं, बंद कमरे में खोलते हैं, तो उस समय इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में पूरे कमरे में हमें गंध महसूस नहीं होती है। ये गंध हमें केवल उसी एरिया में महसूस होती है जहां परफ्यूम की बोतल को खोला जाता है। परंतु कुछ समय पश्चात आफ्टर सम टाइम, जब हम उसी कमरे में दोबारा जाते हैं तो हमें पूरे कमरे में ये गंध फैली हुई, समान रूप से फैली हुई दिखाई देती है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा? इस प्रोसेस में हमने देखा कि इनिशियली जब हम किसी परफ्यूम से भरी हुई बोतल को या परफ्यूम बोतल को एक स्थान पर खोलते हैं, एक एरिया में जब खोलते हैं, तो उस एरिया में, जिस स्थान पर बोतल को खोला जाता है, उस एरिया में स्मेल मॉलिक्यूल्स, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जहां बोतल को खोला जाता है उस एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है, टाइम स्पेंड होता है, ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन,
लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में अधिक या उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर मूवमेंट करने लग जाते हैं। मॉलिक्यूल्स, आयंस या सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने की ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाती है। तो डिफ्यूजन से हमारा सिंपल सा मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of molecule, ions or substance from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। विसरण या डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से डायग्राम में नोट कीजिए, डायग्राम में जहां मैंने परफ्यूम बॉटल को खोला है, इनिशियली इस स्थान पर परफ्यूम मॉलिक्यूल्स या परफ्यूम सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूव करते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। इसी मूवमेंट प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ, आयन या अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। विसरण कहलाती है। पदार्थ, आयन अथवा अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना, गमन करना विसरण कहलाता है। विसरण की ये प्रक्रिया, डिफ्यूजन की ये प्रोसेस, जिसमें आयन, मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स, इंडिपेंडेंसी का मतलब, यदि हम दो पदार्थों का कंपैरिजन करें, यदि हम दो पदार्थों के विसरण का कंपैरिजन करें, तो किसी एक पदार्थ के अणु अथवा आयनों का विसरण दूसरे पदार्थ के अणु या आयनों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है। विसरण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसमें किसी एक पदार्थ के अणु अथवा आयनों का विसरण दूसरे पदार्थ के अणु अथवा आयनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या इन दूसरे पदार्थ के अणुओं या आयनों के विसरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन विच the ions and molecules of two different substances cannot affect the diffusion of each other। ये एक ऐसी स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसमें किसी एक सब्सटेंस के अणु और आयन, मॉलिक्यूल्स और आयंस किसी अदर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और आयंस के डिफ्यूजन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इसी तरह से विसरण की रेट
rate of diffusion is depend on concentration of molecules। डिफ्यूजन की रेट, विसरण की दर हमेशा निर्भर करती है मॉलिक्यूल्स, आयन या सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पर। विसरण की दर, डिफ्यूजन की रेट हमेशा किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल्स और आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज हायर, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज हायर। जब आयनों अथवा अणुओं की सांद्रता ज़्यादा होगी किसी पदार्थ में, तो उसकी डिफ्यूजन रेट, विसरण दर भी अधिक होती है। और जब पदार्थ में अणुओं अथवा आयनों की सांद्रता कम होती है, तो उस समय डिफ्यूजन रेट भी कम होती है। तो डिफ्यूजन की रेट, विसरण की दर पदार्थ अथवा आयनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। इसी तरह से डिफ्यूजन is depend on kinetic energy of molecules और ions। डिफ्यूजन की प्रोसेस, विसरण की प्रक्रिया निर्भर करती है किस पर? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पर। आयनों अथवा अणुओं की गतिज ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स या आयंस की, डिफ्यूजन रेट उतना ही तेज होता है, उतनी ही ज़्यादा होती है। द डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मॉलिक्यूल और आयंस की गतिज ऊर्जा पर विसरण की दर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी भी सब्सटेंस के आयन और मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन उतना ही तेजी से होता है। तो डिफ्यूजन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे पहला कैरेक्टर है, डिफ्यूजन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। एक सब्सटेंस के आयनों का डिफ्यूजन कभी भी दूसरे सब्सटेंस के आयनों के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करेगा। किसी एक पदार्थ के आयनों अथवा अणुओं का आयंस और मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन कभी भी अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है किसी अदर मॉलिक्यूल के आयंस और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन को। इसी तरह से डिफ्यूजन की रेट निर्भर करती है कंसंट्रेशन पर। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, डिफ्यूजन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। और डिफ्यूजन डिपेंड करता है किस पर? मॉलिक्यूल्स या आयंस की काइनेटिक एनर्जी पर, गतिज ऊर्जा पर। जैसे अगर हम कंपेयर करें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो तरह के सॉल्यूशन भरे हुए हैं। और ये दोनों सिस्टम एक मेम्ब्रेन से सेपरेट हैं। एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, यानी कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब वाटर और शुगर का मिक्सचर। और इसी तरह दूसरा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें केवल प्योर वाटर है, तो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस की कंपैरिजन करें, तो एक तरफ प्योर वाटर यानी यहाँ केवल पानी के ही अणु हैं, और इधर पानी के अणुओं में घुली हुई शुगर है, सोल्यूबल शुगर है। तो यहाँ एक सॉल्यूशन है और यहाँ प्योर वाटर है। अगर हम इन दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन की रेट को कंपेयर करें, तो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन रेट हाई होगी और सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन रेट कम होती है। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ प्योर वाटर में
वाटर मॉलिक्यूल्स किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं, इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। परंतु एक सॉल्यूशन को अगर हम देखें, जैसे शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में पानी के अंदर शुगर एडेड है, पानी के अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया, दैट मीन्स वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स फ्री हैं और कुछ मॉलिक्यूल बाइंडेड हैं। बाइंडेड है किसके साथ? शुगर के साथ। तो यहां वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर डिक्रीज हो गए, किस वजह से? शुगर के ऐड होने से। शुगर ऐड होने से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ने शुगर के साथ बाइंडिंग कर दी और अपने केमिकल बॉन्ड वाली फॉर्म में आ गए। दैट मीन्स यहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर कम होने से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, गिर जाती है। किसके कंपैरिजन में? प्योर वाटर के। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल या आयंस के साथ केमिकल बाइंडिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, दैट मीन्स यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इस वजह से पानी किधर मूव कर जाएगा, किधर डिफ्यूज होगा? अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूवमेंट कर जाता है। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, गतिज ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। डिफ्यूजन, जब भी डिफ्यूजन होता है किसी मटेरियल का किसी सरफेस पर, जब भी कोई मटेरियल या कोई पदार्थ अपने आयंस और मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करता है किसी सरफेस पर, तो डिफ्यूजन के रिजल्टेंट उस सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब कहा जाता है, शॉर्ट में डीपी कहा जाता है। और डीपी या डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है। सरफेस पर डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स के थ्रू सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर, क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब क्या है? विसरण दाब किसी भी पदार्थ के अणु अथवा आयनों द्वारा, किसी भी पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों द्वारा विसरित होने वाली सतह पर लगाया गया दाब, विसरण दाब कहलाता है। डिफ्यूजन प्रेशर is a pressure which is applied by molecules and ions of diffusing substance on surface. Ions and molecules of diffusing substance on a surface is known as diffusion pressure. Diffusion pressure को कैसे डिफाइन करेंगे? The pressure which is applied by molecules or ions of diffusing substance on diffusion surface is called as diffusion pressure. किसी पदार्थ के अणु अथवा आयन द्वारा विसरण के दौरान विसरण सतह पर लगाया जाने वाला दाब विसरण दाब कहलाता है। विसरण दाब क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर is a pressure which is applied by, is a pressure
which is applied by molecules and ions of diffusing substance, molecules and ions of diffusing substance on the surface of diffusion। विसरण सतह पर, यानी जिस मीडियम में या जिस स्थान पर विसरण की प्रोसेस हो रही है, उस मीडियम या उस स्थान की सरफेस पर, उस सतह पर विसरित होने वाले पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो विसरण कर रहे हैं, विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों द्वारा विसरण सतह पर लगाया गया दाब विसरण दाब कहलाता है। विसरण दाब अणुओं और आयनों के थ्रू अप्लाई होता है विसरण सरफेस पर, डिफ्यूजन सरफेस के ऊपर। ये विसरण दाब पादपों में पानी के गमन को निर्धारित करता है, वाटर मूवमेंट को डिसाइड करता है, वाटर किस तरफ मूव करेगा। डिफ्यूजन प्रेशर, जिस एरिया का डिफ्यूजन प्रेशर अधिक होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हाई डीपी वाले एरिया से लो डीपी वाले एरिया की तरफ हमेशा मूव करते हैं। तो वाटर मूवमेंट, प्लांट्स में वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर वाले एरिया की तरफ होगा। जिस एरिया में विसरण दाब अधिक होगा, वहां से पानी के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करेंगे लो डिफ्यूजन प्रेशर वाले एरिया की तरफ। अधिक विसरण दाब वाले एरिया से पानी के अणु गति करेंगे कम विसरण दाब वाले एरिया की तरफ। विसरण की जो दर है, समय के साथ विसरण की दर, यानी मॉलिक्यूल्स और आयंस के मूवमेंट की रेट, समय के साथ मूवमेंट्स की रेट, ये विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन, प्लांट्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन फर्स्ट टेम्परेचर, तापमान। डिफ्यूजन की रेट, विसरण की दर निर्भर करती है तापमान पर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। जैसे एक बर्तन में अगर हम पानी को लेते हैं, तो पानी को गर्म करने पर, जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, बॉयल होता है पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस वजह से पानी हाई टेम्परेचर मिलने के कारण अपने मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करता है वाष्प की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। तो इस तरह से टेम्परेचर हमेशा डिफ्यूजन रेट के हमेशा समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमेशा याद रखना, विसरण की दर हमेशा तापमान के समानुपाती होती है, ताप के समानुपाती होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डिफ्यूजन रेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज 0, यानी लोवेस्ट होती है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी के अणुओं की विसरण दर हमेशा सबसे कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन रेट बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल माना जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। इसी तरह से डेंसिटी, घनत्व, विसरण दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to root square of density. Rate of diffusion, विसरण दर हमेशा घनत्व के
वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन। दैट मीन्स डेंसिटी बढ़ने पर, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन घटने लगता है। जैसे गैसों में, गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा द्रव लिक्विड से ज्यादा होगा, द्रवों का डिफ्यूजन हमेशा ठोस से ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। सॉलिड्स में या ठोसों में प्रेजेंट आयंस में डिफ्यूजन रेट सबसे कम होगी, और गैसेस या गैस के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी, गैसों की डेंसिटी सबसे कम है और ठोस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्रम किस तरफ होगा? सबसे ज़्यादा गैस, फिर द्रव एंड देन ठोस। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा डिपेंड करता है किस पर? घनत्व पर, डेंसिटी पर, और ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह से डिफ्यूजन की रेट डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल की साइज पर डिफ्यूजन की रेट डिपेंड करती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन की दर घट जाती है। जितना बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा, डिफ्यूजन की रेट उतनी ही कम होगी। लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज डिक्रीज्ड। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या आयंस की साइज बढ़ेगी, डिफ्यूजन की रेट भी घटने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो इस तरह से डिफ्यूजन की रेट को या डिफ्यूजन की प्रोसेस को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले 3 मेजर फैक्टर हैं: टेम्परेचर, डेंसिटी और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। घनत्व के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। और साइज ऑफ मॉलिक्यूल या मास ऑफ मॉलिक्यूल, वजन और आकार के आधार पर डिफ्यूजन की रेट, जैसे जैसे वजन बढ़ेगा या साइज बढ़ेगा, डिफ्यूजन की रेट गिरती चली जाती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस जो पदार्थ के अणुओं और आयनों का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस प्लांट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लांट्स के लिए डिफ्यूजन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट, पादपों के लिए विसरण का महत्व है। पादपों में विसरण का महत्व है। विसरण या डिफ्यूजन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लांट्स की बहुत सारी प्रोसेस में हेल्प करता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं, प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो विसरण की दर पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, थ्रू रूट is done by diffusion। पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया विसरण पर ही निर्भर करती है या विसरण द्वारा ही संपन्न होती है। इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन प्लांट is conducted by diffusion। पौधों में गैसों का आदान प्रदान वातावरण से
पौधों में गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज। प्लांट्स में CO2 O2 का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। इसी तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ minerals and ions is also conducted by diffusion। पौधों में मिनरल्स और आयंस का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के एक एरिया से दूसरे एरिया पर या प्लांट के एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट्स की तरफ मिनरल्स और आयंस का कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। इसी तरह से प्लांट्स में प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, process of transpiration is conducted by diffusion। पौधों में ट्रांसपायरेशन की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया डिफ्यूजन के द्वारा ही कंडक्ट होती है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। पादपों की सतह से जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाष्प बनकर जल का वाष्प बनकर उड़ना डिफ्यूजन के ऊपर ही डिपेंड करता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही कंडक्ट होता है। इसी तरह से प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो डन बाय डिफ्यूजन। पौधों में विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्लांट हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्यूजन प्रोसेस से ही कंडक्ट होता है। तो प्लांट्स के लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस, विसरण की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी प्लांट प्रोसेसेस पादपों की जैविक प्रक्रियाओं को कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है, जैसे पानी के अवशोषण में, वाटर एब्जॉर्प्शन में, गैसों के एक्सचेंज में, रेस्पिरेशन के टाइम पर CO2 और O2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स और आयंस में हेल्प करता है डिफ्यूजन। और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, एक विशेष प्रक्रिया जिसमें प्लांट की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स को इवोपरेट किया जाता है, ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन से कंडक्ट होती है। इसके अलावा ये प्लांट हार्मोन, एसेंशियल प्लांट हार्मोन्स आवश्यक पादप हार्मोनों के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी स्वतः चलने वाली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट करते हैं। ये प्लांट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस, परासरण और परासरण दाब की प्रक्रिया की हम बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।